नमस्कार, आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करें और कैसे एक्सप्रेस करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो होता है वो नॉलेज का टेस्ट कम, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट अधिक होता है। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि पर्सनालिटी कोई एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनालिटी मतलब ये है कि पूरा होल लाइफ, अभी तक का आपने जो जीवन जिया है उसको कैसे आपने निखारा है या किस तरह से अभी तक अपने आप को व्यक्त करते रहे, वही पर्सनालिटी होती है। अब यानी कि आपको एक अच्छी पर्सनालिटी किस तरह से ग्रूम करना है, आपको अपने व्यक्तित्व का कैसे निखार करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंटरव्यू के दौरान अच्छी अभिव्यक्ति हो सके, आपका इंटरव्यू में एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वहाँ पर बोर्ड के सामने दिखाई दे। तो वो यानी कि मैंने कहा ना कि ये एक दिन में संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी दिखाई देगी। इंटरव्यू बोर्ड आपसे इम्प्रेस होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपका साथ में कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करने से होंगी। चलिए हम कुछ जो टॉपिक है, कुछ बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं आपसे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सनालिटी है क्या, तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्ति के विचारों, व्यवहार, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और जो आपकी एथिकल वैल्यूज़ है, नैतिक मूल्य और आपके कार्य करने का तरीका, ये सारा यानी कि इसका हॉलिस्टिक यानी कि एक आपका जो फॉर्मेट है वो आपकी यानी कि पर्सनालिटी में दिखाई देता है। यानी कि आपके जो विचार हैं वो एक दिन में नहीं बने, एक लंबे समय से आपका जो सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया था, उससे यानी कि आपके विचार निर्मित हुए। उन विचारों को व्यक्त करने का आपका तरीका पर्सनालिटी में आता है। व्यवहार मतलब आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आप लोगों के साथ में किस तरीके से मिलते हैं, किस मिलने के बाद फिर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की आपकी सोच होती है, ये सारा यानी कि चीज़ें उसमें। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, आपके अंदर जो कुछ भी है, आपका ज्ञान है या आपका जो सोच है, उसको व्यक्त करने का तरीका होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आप शब्दों का और वाक्यों का सहारा लेकर के अपनी बात दूसरों तक इफेक्टिव वे में कैसे पहुंचा पाते हैं। इसके बाद आपका आत्मविश्वास, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, हाँ मैं इसको व्यक्त कर पाऊंगा, ये मुझसे हो पाएगा। ये यानी कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, अपने आप पर विश्वास, अपने ज्ञान पर विश्वास, अपने बिहेवियर पर विश्वास, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, नैतिक मूल्य, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और चूंकि आप शिक्षा जगत में जा रहे हैं और वो भी आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप जो भी वहाँ पर होंगे, जो आप यानी कि अपने बिहेवियर से, अपने इथिकल वैल्यूज से, यानी कि वहाँ क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वो काफ़ी यंग होते हैं, यूथ होता है, उनके बीच में आपकी वो इमेज होना चाहिए कि हाँ सर के अंदर बहुत इथिकल वैल्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यशैली, आपकी जो कार्य करने का तरीका है वो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि लगे कि बहुत स्मार्ट वर्कर हैं, बहुत अच्छा यानी कि हार्ड वर्कर हैं, ये आपके उससे दिखाई देना चाहिए। अब ये है कि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है आपके अंदर क्या चेक करना चाहता है, भाई इंटरव्यू लेने की आवश्यकता क्यों है, वो आपका इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है, आपके अंदर क्या देखना चाहता है। तो कुछ यानी कि ऐसी क्वालिटी आपके अंदर देखना चाहता है जो एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर में होना चाहिए। आपके अंदर यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वो सारी क्वालिटी देखना चाहता है कि जो यानी कि एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर में होती है। अब उसमें यानी कि आपका सबसे पहले है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आपका जो यानी कि इंटरव्यू लेने का पर्पज ही होता है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपके आत्मविश्वास को चेक करना। आत्मविश्वास कैसे पता चलता है कि किसी भी बात की अभिव्यक्ति आप कितने कॉन्फिडेंट तरीके से कह पा रहे हैं, अंदर से आपके भाव जो आ रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं आप, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने शब्दों से।
वो यानी कि आत्मविश्वास है। आपने जो बात कही है उस पर आपको विश्वास है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो ये आपका आत्मविश्वास बिल्कुल चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपका जो सोच है वो यानी कि आपका सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि आपके सोचने का, समझने का जो नज़रिया है वो आपको क्या होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कि किसी भी पहलू के दो, मतलब किसी भी घटना के यानी कि दो पहलू होते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, उसका पॉजिटिव नज़रिया देखना चाहिए, आपका पॉजिटिव अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें आधा भरा हुआ है, तो आपको आधा भरा हुआ दिखना चाहिए, आधा खाली नहीं देखना चाहिए, और बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए, आधा पानी से आधा हवा से। मतलब एक आपकी सोच है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी दिखना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए। कहीं भी आप यानी कि देखने का नज़रिया ये नहीं कि पहले हम उसके नकारात्मक पक्ष को देखें और फिर यानी कि ठीक है कि हाँ ये भी हो सकता है, नहीं, पहले ये इसके अंदर अच्छी चीज़ है, उसके बाद हाँ थोड़ी सी ये कमी है, ये हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। हर बार हर चीज़ में आपको एक सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन स्किल, ये आपके अंदर देखना चाहता है इंट्रोवर्ट ये देखना चाहता है कि आपका अभिव्यक्ति का तरीका कितना अच्छा है, कितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, कि कहाँ पर किस प्रकार के शब्द यानी कि आएंगे। किसी भी कठोर बात को कहना है तो वह कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए। यदि किसी ऐसी बात को करना है कि जहाँ पर यानी कि भावुकता दिखाई देना है, तो आपको उसी टाइप के शब्दों को व्यक्त करें जिसके माध्यम से यानी कि भावुकता नजर आए, दिखाई दे। ठीक है। इसके बाद आपका है लीडरशिप स्किल। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी मतलब आपके अंदर जो दिखनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका किसी भी एक समूह है वो बंद हो जाता है। हमारे बस तो इंटरव्यू बोर्ड आपके अंदर क्या देखना चाहता है, आपकी
उसमें भी आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर और भी ज़्यादा मोरल वैल्यूज होना चाहिए। ये आपका इनके बोर्ड देखना चाहता है। और चूंकि आप किसी भी एक विषय को पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां पर आपकी विषय की समझ देखना चाहता है। एक होता है विषय का ज्ञान और एक होती विषय की समझ। तो समझ मतलब है कि आपने जो पढ़ा है, आप जो जानते हैं, उसका आप अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने विषय को कैसे जीते हैं। मतलब यह है कि आप अपनी सोच में आप उस चीज़ को कैसे समाहित करते हैं, और जब कोई आप काम करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी सोच, आपका विषय का एटीट्यूड आपका आना चाहिए। चलिए, जैसे मैं आपसे बात कर लूँ, ये एक बोतल है, ठीक है। तो इस बोतल है, लेकिन हर व्यक्ति का देखने का नजरिया या सोच इसके प्रति अलग अलग होगी। जिसे आपका ये डाइस है, इसके प्रति हर व्यक्ति की अपने दृष्टिकोण से सोच होगी। जिसे कोई पॉलिटिकल साइंस का है या पॉलिटिशियन है तो वो ये सोचेगा कि यहां पर नेताजी खड़े होकर के भाषण देते होंगे, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहा है ना, पॉलिटिशियन है वो, उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि वो एक टीचर है तो उसको लगेगा कि यहां पर एक टीचर खड़े होकर के अपने स्टूडेंट को पढ़ाता होगा, यानी कि वहां पर उनको यानी कि उद्बोधन देता होगा। और यदि कोई यानी कि बिजनेसमैन होगा तो उसका सीधा दिमाग जाएगा कि साहब ये बनाने में कितनी यानी कि कॉस्ट आई होगी और कितने का हम इसको सेल कर सकते हैं। मतलब एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट या आपका कॉमर्स का है तो उसकी ये सोच में जाएगा। और यदि वही बॉटनी का स्टूडेंट हुआ तो उसका सीधा एक सोच जाएगी कि ये जो लकड़ी है वो यानी कि किस टाइप की है, किस चीज़ की है, क्या समझे, और उसका क्या साइंटिफिक इनकी उसकी क्वालिटीज़ हैं। चीज़ एक ही है। तो वही है कि आपका वो यानी कि देखना चाहते हैं कि आप अपने विषय को कितना समझ पाए हैं। घटनाक्रम एक ही है। जैसे आपका अभी ईरान और यानी कि अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो हर जगह पर उसके अलग अलग यानी कि इफेक्ट हो रहे हैं और हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देख रहा है। तो वही है कि आप अपने विषय को कितना समझ पाए हैं। मतलब ये कि आप अपने विषय के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको तो समझ रहे हैं, लेकिन उनका यानी कि डेली लाइफ में या यानी कि किस तरह से यानी कि व्यवहारिक जीवन में आपकी उनको चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, उपयोगिता सिद्ध करते हैं। ये चीज़ आपके अंदर देखना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचिंग के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, कि टीचिंग आप क्या मानते हैं, या टीचिंग को आप किस तरह से यानी कि इम्प्रेसिव बनाते हैं। मतलब किसी भी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टूल्स, कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से इफेक्टिव बना पाते हैं, इंटरेस्टेड बना पाते हैं स्टूडेंट, यानी कि आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो ये यानी कि आपका वो नज़रिया भी देखना चाहते हैं। वो टीचिंग के माध्यम से आपसे यानी कि कुछ पढ़वा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपका टीचिंग के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड आपके अंदर देखना चाहता है। तो हर बात में कहीं ना कहीं कोई भी टेस्ट लग रहा होगा इसमें से। मतलब जो बातचीत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर ढूंढ रहे हैं, वो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, और ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर साबित होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और वो देखना भी चाहते हैं। और यदि मान लीजिए इस समय आपका आत्मविश्वास अच्छा नहीं है तो आप कैसे बढ़ाएं। भाई कोई चीज़ नहीं है तो उसको हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगी, ठीक है। तो वो इम्प्रूव करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये कि कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके अंदर कोई ज्ञान होगा। और यहाँ पर किस ज्ञान का परीक्षण हो रहा है, आपके विषय का ज्ञान का परीक्षण हो रहा है। तो आपकी अपने विषय की तैयारी अच्छी हो,
तैयारी अच्छी मतलब है कि सैद्धांतिक ज्ञान तो हो ही, साथ में आपके अपने विषय का व्यवहारिक ज्ञान होगा, तो आप यानी कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादातर जो चर्चा है, लगभग 70% चर्चा आपसे कहाँ से होनी है? आपके विषय से होनी है। तो आप अपने विषय को यदि अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या होती है कि आपका विषय का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ पता चलेगा? प्रतिदिन की घटनाओं से। भाई आपका कोई भी घटनाक्रम हुआ है तो उसमें यानी कि जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? वो आपका यानी कि मतलब आपका एक जो व्यवहारिक वो नजरिया है, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब सारे सिद्धांत आपके उसमें देखे जाए। यदि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है परिवार पर, समाज पर, तो ये चीज़ें आपको यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप यानी कि पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? अपने विषय का उपयोग कर पाएंगे, तो उससे भी आप यानी कि हर घटना से परिचित होंगे, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपको जानकारी है। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। न्यूज़पेपर से मतलब है कि जरूरी नहीं कि प्रिंट मीडिया का पढ़ें, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो यानी कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख करके, लेकिन आपको उस न्यूज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब ये आत्मविश्वास जो बढ़ता है वो बोलने से बढ़ता है, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आत्मविश्वास कैसे झलकेगा? उसके लिए भी प्रैक्टिस है। उसके लिए आप क्या करें? मिरर प्रैक्टिस करें। क्या करें आप? मिरर प्रैक्टिस, यानी कि एक बड़ा सा शीशा ले लीजिएगा और बैठ करके आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। आप खुद से अपने आप से बोल के, यानी कि आप क्वेश्चन खुद कीजिए, खुद आंसर कीजिए। आप जितना अपने आप से यानी कि खुल के बात कर पाएंगे, आपको अपने आप पे विश्वास बढ़ने लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे अपने विषय की समझ है। और ये अपने अंदर एक सोच डेवलप करें, क्या कि मेरा यानी कि विषय में ज्ञान बढ़ रहा है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। मतलब कहीं भी आपको नकारात्मक सोच नहीं लानी है, आपको यानी कि क्या रखना है? एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और वो यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को व्यक्त करें अपने सामने, और अपने सामने करने का तरीका है शीशा के सामने बैठ करके। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने आप को देखेंगे, तो पहला तो अपने अंदर ये फील आओगे हम बहुत दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, है ना? देखें और मुस्कुराएं, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी आंखें ये है, मेरा चेहरा ये है, मेरा स्माइलिंग फेस। आप वहाँ पर यानी कि मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस करो, हल्का सा यानी कि स्माइलिंग फेस। जब आपको अपना खुद अच्छे लगने लगोगे ना, आप अपने आप कहते हैं ना, अपने आप से क्या? अपने आप से प्यार करो। जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा तो दूसरे लोग अपने आप प्यार करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरा व्यक्तित्व एक्सटर्नल बहुत अच्छा है और इंटरनल भी बहुत अच्छा है। एक्सटर्नल में मतलब यही अपने अच्छी वेशभूषा, अच्छे कपड़े पहन करके वहाँ जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं कि वहाँ स्मार्ट दिखें, और खुद भी अंदर अच्छे कपड़े जिस दिन पहन लेते हैं अच्छा फील आता है, और थोड़े से खराब से कपड़े पहन लिए तो वो अच्छा फील नहीं आता है ना? शादी विवाह में अच्छे कपड़े पहन के क्यों जाते हैं? पार्टी वार्टी में एक कॉन्फिडेंस फील हो, लोग देखें मुझे, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अपने आप को फील आता और दूसरे भी अच्छा फील करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले शीशे के सामने बैठ करके अपने आप से एक्सप्लेन करें खुद को। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो तो बात की बात है, पहले हम अपने बारे में खुद अच्छा सोचें, खुद कॉन्फिडेंट हो जाएं, ये जरूर कीजिए। और मॉक इंटरव्यू दें। भाई ठीक है, हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली है ना, जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई मैच होता है, पहले प्रैक्टिस करते हैं, खूब की हमने, खूब की, लेकिन लास्ट में जाकर के क्या हमें वहाँ पर परफॉर्म करना है, वो हमने कैसे किया? तो वो यानी कि आपका मॉक इंटरव्यू एक तरह से नेट प्रैक्टिस है आपकी, लास्ट वाले दिन के लिए पहले से प्रैक्टिस चल रही है। वही सारा सर्कमटेंसेस, वही सारी चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं, है ना, कि पूरे 11 खिलाड़ी इधर से, 11 खिलाड़ी उधर से, और ये वो सब कुछ प्रैक्टिस में किया जाता है, और फिर बाद में जाकर के वो किया जाता है। मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि आपकी गलतियाँ बताई जाती हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा किया, बोले ये भी अच्छा था आपका, ये भी अच्छा था, जब ये अच्छा था, ये अच्छा था, इससे क्या हुआ? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि आपकी अच्छाई बताएंगे, लेकिन साथ में बोले थोड़ा सा इसको ऐसा और कर लो, तो वो क्या हुआ कि वो चीज़ और अच्छी हो जाएगी, तो आप ग्रूम कर जाएंगे, मतलब और व्यक्तित्व में आपका निखार आ गया। तो इसीलिए यानी कि ये आपके मॉक इंटरव्यू होते हैं। अपनी उपलब्धियों को याद रखें,
मतलब जो आपके अच्छे अचीवमेंट रहे ना लाइफ के जो भी, वो आपको यानी कि याद आना चाहिए। अरे देखो मैं अपने कॉलेज के टाइम में कितना बढ़िया था, तो है तो आप वही, आप बदले तो नहीं है ना कि वो आपने अचीवमेंट किया था तो वो आप ही ने तो किया था ना। तो अपने आप को यानी कि स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करें, मैं इतना था लेकिन आज क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मैं हूं तो वही। मतलब एक समझ रहे हैं कि साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो। हनुमान जी को पता ही नहीं था अपनी शक्ति, जामन जी ने तो बताई कि अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा पावर है, तुम तो बचपन से ही यार इतने बड़े योद्धा हो, तुमने तो नहीं सिरे सूर्य देवता को निकाल लिया था। अच्छा, मतलब वो एक एहसास करने वाला व्यक्ति आपके पास में होना चाहिए और वो अचीवमेंट आपके बताए, और उस अचीवमेंट को आप क्या करते हैं जब यानी कि अंदर अपने याद करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी यार मैं उतना एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब कॉलेज में था मैं कितने मतलब बात कर लेता था कॉन्फिडेंट होकर के लोगों से, है ना, और ये मैं कर लेता था, मैं वो करता था, तो मैं हूँ तो वही। तो सारे अंदर मतलब मेरे अंदर वो चीज़ें बिल्डअप तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उनको ग्रूम करना है। वो कब, जब उन्हीं चीज़ों को बार बार हम रिवाइज करेंगे। तो बस यही है कि अपनी अचीवमेंट को याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंसर देते समय आपकी क्लियरिटी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, शीशा है, धूल जम जाती है तो उसमें चेहरा हमें साफ नहीं दिखाई देता, और यदि उसी धूल को हम साफ कर दें तो हमारा चेहरा एकदम साफ दिखने लगता है। ऐसे ही आपके विचारों में मतलब जो धुंधलापन है ना, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय पर आपके विचार हैं वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं वही आप सोचें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके लोगों से विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके विचारों में स्पष्टता होना चाहिए कि 10 लोग कह रहे हैं वो बात सही है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो हमारे हिसाब से सही है और वही हमारा नज़रिया है। हम अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें और समझें, लेकिन क्लियरिटी हमारे विचारों में होना चाहिए। होती है चीज़ यही होती है बस, क्या समझे। और यदि गलत तो सही का है तो वो आपसे जो सीनियर पर्सन है तो वो आपके विचारों में यदि कहीं धुंधलापन है या आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा कहीं किसी विषय पर इधर उधर हो रहा है तो वो आपको यानी कि राइट कर देगा। लेकिन जो भी है आपके विचारों में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सब ये भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है, बोले कि साहब हाँ मुस्कुरा लेते हैं और उसी समय हम गाल फुला लेते हैं। करके देखो कभी होगा, दोनों चीज़ एक साथ में नहीं होंगी, एक ही चीज़ होगी। तो स्पष्ट होना चाहिए कि हमें गुस्से में बैठना है या मुस्कुराते हुए बैठना है। गाल फुलाने का मतलब क्या है, गुस्सा, और है ना। तो ये आपका बिल्कुल अच्छा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप यानी कि सास की सेवा में जा रहे हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो कहीं भी अतिवादी नहीं होना चाहिए आपको, समझ रहे ना, अतिवादी नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस होना है। क्योंकि आप यानी कि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे हैं जहां आपको यानी कि वो चीजें फीड की जा रही हैं। आतंकवादी लोग सही होते हैं अपने आप में, उनकी विचारधारा है, क्योंकि वो उनको इस तरह से भर दिया गया, ब्रेन वॉश किया गया कि आप जो भी करने जा रहे हैं बिल्कुल सही करने जा रहे हैं। या धार्मिक व्यक्ति है बहुत ज्यादा तो वो भी सही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ चीजों में अतिवादी हो रहे हैं। तो आप यहां पर एक बैलेंस्ड पर्सन है, समझ रहे ना, कि आपकी जो कार्यशैली है वो बैलेंस्ड होना चाहिए समाज को। मतलब ये नहीं कि एक तरफा किसी चीज को लेकर के हो जाए, समझ रहे ना, कि आपकी सोच जो है किसी एक तरफा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है। तो ये आपके यानी कि विचारों में भी और आपके आंसर में दिखना चाहिए कि आप बैलेंस हैं, किसी प्रकार का आपको यानी कि पक्षपात नहीं दिखना चाहिए आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपकी कार्यशैली से। वो आप बिल्कुल कैसे दिखेंगे, बिल्कुल आपको बैलेंस दिखना चाहिए, किसी प्रकार से आपका कोई अतिवादी नज़रिया नहीं होना चाहिए। ये आंसर देते समय आपका रिफ्लेक्ट हो, दिखाई दे, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब यह है कि सब
सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्या समझे, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा सोच पाते हो, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आप गूंगे हैं नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, सिर्फ आप अपनी बातों को इशारों से समझा पाएंगे, और यदि आप बोल के समझा देते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि इंसान के पास में जानवरों से जो अलग चीज़ है वो सिर्फ ये है आपकी भाषा, आपका संचार, आप बोल करके अभिव्यक्ति कर लेते हैं। वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, इशारों से करते हैं, है ना। वो सिर्फ यानी कि खुश होते हैं तो अपने तरीके से जैसे व्यक्त कर लेंगे वो, है ना, गुस्सा होंगे तो वो अपने तरीके से दिखा लेंगे। तो वो सिर्फ उनके पास में क्या है, बॉडी लैंग्वेज है, और आपके पास में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। अब अच्छी यानी कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे, इफेक्टिव यानी कि कम्युनिकेशन स्किल कौन सी होती है और कैसे डेवलप हो सकती है, तो वो है कि सबसे पहले स्पष्ट कि आप क्या कहना चाहते हैं वो खुद क्लियर हो आप, और सरल भाषा में जितना आप समझाओगे वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे, है ना। यदि महाभारत कालीन या रामायण कालीन आप संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे या उतनी ज़्यादा शिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बोलचाल में नहीं है। तो आपकी भाषा ऐसी होना चाहिए जो बड़ी सरल हो, सहज हो, तो आप यानी कि लोगों को अच्छी तरह से अपनी बात को समझा पाए। हाँ, आंसर कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा लंबा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में वो आपसे क्रश चाहते हैं कि आपने क्या सीखा है, वो आप नहीं कि बोले कि साहब मैं तो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तब बाद में आकर के वहां तक पहुंचूंगा, अभी सुनो बोले आप मेरी बात को। तो वो लंबी लंबी स्टोरियां नहीं सुनने के लिए बैठा है, वो जी चाह रहा है कि जो मैंने पूछा उसका सीधा आंसर दो, टू द पॉइंट। आपने खाना खा लिया, हाँ सर वो थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया, फिर उसके बाद मैंने हाँ एक आध रोटी खा लिया। अरे वो सीधा ये नहीं देखना चाह रहा है तुमने कैसे क्या खा लिया, सीधा आंसर है खा लिया कि नहीं खा लिया, यस या नो, ठीक है। वो सबसे पहले वो शब्द या वो सेंटेंस सुनना चाहते हैं कि जो क्रश है किसी चीज का, जो बिल्कुल थीम है, मूल है, वो आप बता दो उनको। बस फिर बाद में आप इधर उधर की बातें एक आध करोगे तो वो आपकी सुन लेंगे, लेकिन तब तक वो यानी कि संतुष्ट नहीं होंगे जो यानी कि किसी चीज़ का मूल है, क्रश है, उसको फोकस नहीं किया आपने तो वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो संतुष्ट करने के लिए पहले वो वाली बात बोल दो जो यानी कि वो सुनना चाहते हैं। तो प्रश्न को सुनने के बाद ये नहीं है कि सीधा सीधा उसका आप यानी कि शाब्दिक अर्थ निकालें, आप उसके पीछे जो छिपे हुए भाव है, इन्होंने क्यों पूछा है, क्यों पूछना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं, वो चीज़ आप बताइए, समझ रहे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज्यादा भी संक्षिप्त नहीं कि पूरी बात ही नहीं आ पाए, है ना, समझ रहे ना, कि आप यानी कि अपनी बात को थोड़ा सा इतना जरूर रखें कि क्लियरिटी में आ जाए। तो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, कि कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना, ये आपके अंदर कला आ जाना चाहिए। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक ये होता है कि इस चीज को आप ध्यान रखें कि आप अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड मेंबर के साथ में आप अनावश्यक तरीके से बहस ना करें। वो कई बार आपको यदि इस टाइप के लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप उनसे बहस करें, तो वो चाहते हैं ना कि साहब बहस करो, आप देखते हैं कि साहब कितने तुम नीचे तक जा सकते हो। बहस करना मतलब है कि आप भाई एक वार्तालाप हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन बहस कर रहे हैं तो वो तर्कहीन होती है। अब वही देखना चाहते हैं तो हम कितने यानी कि सेंसलेस पर्सन हो कि कहाँ तक जा सकते हो। और ये बात मान के चलो कि आप उनसे बहस कर रहे हैं, मतलब ये कि उनके ईगो को भी आप हर्ट कर रहे हैं। वो तुम्हारा वहाँ थप्पड़बाजी तो करेंगे नहीं तुम्हारी, लेकिन नंबरबाजी जरूर कर देंगे वो तुम्हारे, है ना। तुमने जहाँ बहस की तो वो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, प्यार से बात करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अंदर तो चुभ गई ना उनको। तो अब चुभ गई, वो कहाँ पे टसन निकालेंगे, नंबरों पे निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में आपको उनका ईगो हर्ट नहीं करना, वो भी इंसान ही है ना। लेकिन ये भी नहीं कि साहब
उनका ईगो हर्ट नहीं हो जाए तो हम उनकी हाँ में लाने लगे, है ना। बोले कि साहब ये देख रहे हो कि कितना अच्छा मग है, हाँ साहब बिल्कुल अच्छा मग है, बिल्कुल खुला हुआ है पूरी तरीके से। तो ऐसी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, समझ रहे ना। सही को सही कहेंगे कि सर हाँ हो सकता है कि आपको सर ये मग दिख रहा हो, लेकिन सर मुझे तो ये बोतल समझ में आ रही है और इसका इस तरीके से ये बोतल है सर, बस। नहीं ये मग ही है सर। हो सकता है कि आपके नज़रिए से, आपकी सोच से सर ये कहीं आपको मग दिखाई दे रहा हो, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि जहाँ तक है इसका जो सेब है, या मतलब उसकी क्वालिटी आप बताने लगे। फिर मतलब आप अपनी बात को, ये नहीं कि साहब यहाँ बहस करने वाली बात नहीं है, यहाँ क्या तथ्य को सही रूप में रखने की बात है, समझ रहे ना। तो वो ये है, तो उस तरीके से आप यानी कि अपनी विचारों में दृढ़ता जरूर रखेंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। तो ये बहस करना नहीं है, ये क्या है, आप अपनी अच्छी बात को रखें। बहस ये होती है कि बेवजह नहीं कि अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। नहीं सर ऐसे कैसे सर, मैंने तो ये पढ़ा था। तो पढ़ा था अच्छी बात है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि इसका आंसर यही होगा, और आपको ये लग रहा है कि हाँ वो टेस्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो सर हो सकता है कि सर आपको ज़्यादा ज्ञान है, आप इनके सही हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार सर ये है, बस। मतलब शालीनता कहीं भी आपकी ख़त्म नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। पोलाइटनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आपके जितने फूल जड़ेंगे ना उतने नंबर बढ़ेंगे वहाँ पर। हाँ, एक और अच्छी बात है कि आपको, कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने आंसर शुरू कर दिया। बोले मोदी जी बोले देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छे नहीं कि प्रधानमंत्री हैं, और सुन तो लोग क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी के बारे में। पूरे प्रश्न को सुनने की तसल्ली तो रखो। तो प्रश्न को सुनना ही नहीं अकेला, समझना भी है, समझ रहे ना। पहले सुनो, फिर दुनो, फिर बुनो, ठीक है, और फिर व्यक्त करो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको आंसर तुरंत नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनने की कोशिश करो। और एक चीज़, यदि आपको प्रश्न सुनने में कहीं गलती हुई है, या आप कहीं कन्फ्यूज हैं कि ये मतलब सर ये जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, तो आप वह क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में दो रास्ते में दिखाई देते हैं, तो आप पूछ लीजिए सर आप ये जानना चाह रहे हैं सर इस प्रश्न के माध्यम से, तो वो कहेंगे नहीं। बोले तो फिर आप समझिए कि मतलब ये जानना चाह रहे हैं, तो सर पूछ लीजिए सर आप ये जानना चाह रहे हो, हाँ तो ठीक है फिर आप बताइए। तो कई बार ऐसा हो सकता है, तो आप यानी कि वहाँ क्लियर कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हर बार क्लियर करते रहें तो कहेंगे तुम बिल्कुल अनकॉन्शियस बैठे हुए हो क्या, मतलब घर पे रख के आए हो, खुद आए हो, मतलब दिमाग तुम्हारा घर पर रखा हुआ है और तुम चले आए हो, है ना। एब्सेंट मतलब कहते हैं ना कि सब एब्सेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी, वो स्थिति नहीं होना चाहिए कि हर बार आपको सुनना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आपका कंसंट्रेशन की कमी है ना, आपकी एकाग्रता की कमी है। और यदि आपके अंदर है तो आप इनके थोड़ा सा ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करो, उनसे भी चीज़ें बढ़ती हैं, समझ रहे हैं। और यदि आपको आंसर नहीं पता है तो बिल्कुल आप इनकी अपनी बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे याद नहीं है, या अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको इनकी है ना तथ्यों को देखूंगा या पढ़ने की कोशिश करूँगा। इस तरह से यानी कि बिल्कुल आप गलत नहीं जवाब दें। गलत जवाब मतलब ये मान के चलो कि बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर है। गलत तो बोलना ही नहीं है आपको लग रहा है कि हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, तो बीच का रास्ते के लिए है कि आप पूछ लीजिए कि सर मैं क्लियर तो नहीं है लेकिन मैं गैस करके बताऊँ क्या, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है बताइए। तो फिर उस स्थिति में आप गलत नहीं हैं। यदि आपने उनसे अनुमति नहीं ली और सीधा आंसर कर दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो इसलिए आप यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ कि जो अंदर के भाव होते हैं ना वो अपने आप यानी कि बॉडी पर दिखते हैं कि आप कितने खुश हैं तो दिख जाता है, आप गुस्सा हैं तो भी दिख जाता है, क्योंकि शरीर के जो अंग है ना वो भाव व्यक्त कर देते हैं। और इसमें भी ये आपका जो मुखमंडल है, आपका फेस है, वो ज़्यादातर चीज़ें
एक्सप्लेन कर देता है। फिर कुछ चीज़ें आपकी बॉडी के अन्य पार्ट्स आपके कर देता है, हाथ हैं, पैर हैं, तो वो चीज़ें आप एकदम से लेजी टाइप के दिख रहे हैं, तो किससे दिख रहे हैं? शब्दों से दिख रहे हैं क्या? नहीं, आपकी बॉडी से दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल आलस फैला रहे हैं, आप तो जमाई आ रही है आपको, है ना, या आप यानी कि एकदम से एनर्जेटिक हैं, ताज़ा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी ताज़े नहा के आए आप, मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। और या एकदम से बैठे हुए हैं कि साहब पता नहीं अभी हाल ही में मैयत से आए, कहाँ से आए ये सब, बिल्कुल मुरझाए हुए, तो वो सारी चीज़ें अभिव्यक्ति कहाँ से हो रही है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी, अच्छी से मतलब है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, दोनों बातें कह देती है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज है वो आपका एकदम से पॉजिटिव दिखे, सकारात्मक, तो वो आपके चलने, बैठने, उठने, सब चीज़ों में व्यक्त होती है। तो आप यानी कि बैठने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सीधे बैठे हैं, है ना, कि साहब एकदम से लुंज पुंज टाइप के, यानी कि पता नहीं कहाँ से कितनी जगह से फोल्ड होकर बैठे हुए साहब, है ना, गर्दन कहीं जा रही है, कमर कहीं जा रही है, पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, तो ये बैठे थे साहब, बैठने की तो बात ही है साहब, बैठ के हम बात कर रहे हैं आपसे, चेयर पे तो बैठे हुए साहब, और वो चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल अनबैलेंस बैठे हुए। जब खुद अपना तुम बैलेंस नहीं बना पा रहे, फिर दूसरों का बैलेंस कैसे बनाओगे? जब आपकी अपनी बॉडी खुद की अपने कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप यानी कि क्लास को कैसे कंट्रोल करोगे? समझ रहे ना? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है बहुत कुछ। तो सबसे पहले यानी कि सीधा बैठना आना चाहिए, हल्की मुस्कान रखना, मतलब क्यों? टेंशन नहीं है, हम फ्री हैं सब, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते कब व्यक्ति? जब खुश होता है। कब खुश होता है? जब अंदर से उसको अच्छा फील आ रहा है। अच्छा फील कब आ रहा है? जब हम यानी कि मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ जो आए हैं सब कुछ हमें आता है। सब कुछ आता है मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें हमें आती हैं। अब सब कुछ आता है कि ये भी हो गया, अब तो हम परम ज्ञानी हो गए साहब, वो फील भी नहीं आना चाहिए, है ना, तो ईगोइस्टिक हो जाएंगे, वो नहीं चीज़ होनी चाहिए। तो हल्की सी मुस्कुराहट, आपकी स्माइलिंग फेस, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आप उससे एनर्जी आ रही है, आपको भी आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। अब एकदम से मुरझा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति, अब पता नहीं बोले बेचारा किस टेंशन में है, अब तुम उसके बारे में भी ये सोचना वो बेचारा किस टेंशन, तुम भी टेंशन में आ गए। और कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो भी खुश, आप भी खुश, है ना, तो आपने क्या कर दिया? बोर्ड का मूड अच्छा कर दिया मुस्कुरा करके, तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। आई कांटेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो ये आई का जो रोल होता है ना, आंखों का बड़ा रोल होता है। सारी चीज़ें आंखों में व्यक्त हो जाती है। प्यार भी उसी से व्यक्त होता है, गुस्सा भी उसी से व्यक्त होती है, नफरत भी उसी से व्यक्त होती है, इमोशंस भी उसी से व्यक्त होता है। तो आपका यानी कि आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नज़रें मिलाना है, चुराना नहीं है। नज़रें चुराना मतलब है कि आपके अंदर कोई खोट है, मतलब ये कि आप बच रहे हैं कि किसी, मतलब ऐसा नहीं हो गया था मुझसे ये पूछ लिया जाए था, ठीक है पूछ लिया जाएगा, हर चीज़ आती हुई जरूर थोड़ी है, लेकिन हम यानी कि नज़रें मिला के बात कर रहे हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है नीचे आंखें झुका के बात करना, तो मतलब यह है कि वो कभी नज़रें मिला ही नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, एक होता है आई कांटेक्ट रखना और एक होता है घूरना, है घूरे जा रहे हैं साहब, तो वो चीज़ गलत है। घूरना नहीं है, आपको देखना है ना, तो हल्का सा फोकस होता है, और घूरने में क्या है? फुल फोकस होता है। तो फुल फोकस नहीं करना है आपको, मतलब अब जैसे ये है, अब 4 लोग बैठे हैं, मैं चारों लोगों को समान रूप से देख रहा हूं, ये आई कांटेक्ट है। और घूरना मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को हमने फोकस कर दिया, तो ये घूरना हो गया, समझ रहे ना। तो आपको क्या करना है? आई कांटेक्ट करना है। तो कोशिश ये रहे कि आप यानी कि सारे मेंबर को देख पाए। अब इसमें ये होता है साहब यानी कि एक ही बार में चारों लोग कैसे देख लेंगे साहब? बात तो कोई हमसे कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, जो आपसे बात कर रहा है, जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा, पहले उसको आप देखिएगा, उससे इसलिए देखिए क्योंकि आप उसकी बात को सुनेंगे ना तो अपने आप ही देखेंगे, समझ रहे ना कि साहब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हम देख इनको रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे, तो अपने आप ही आई कांटेक्ट उनसे हुआ। फिर उसके बाद आप आंसर देना भी उन्हीं को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आप यानी कि एक फोकस हल्का सा और लोगों पे भी करें, मतलब क्योंकि हम आपको भी यही बात
सुनाना चाह रहे हैं, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आई कांटेक्ट मतलब होता है कि हम आपको अटेंशन दे रहे हैं, समझ रहे ना। और यदि हम आई कांटेक्ट सबके साथ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ इनसे बात करना चाह रहे हैं, आप लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, वो गलत हो जाता है। तो ये आई कांटेक्ट का मीनिंग ये होता है। हाथों की नियंत्रित गतिविधि, यानी कि आपका जो हाथ है वो एकदम से कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे आप देखा कि उंगली ऐसे फैला के बैठे हुए हैं, है ना, उंगली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है यार, है ना। या हारमोनियम जैसे बजा रहा है बैठे बैठे, उंगलियां चला रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। या हाथ फैला फैला के बात कर रहे हैं सब, है, तो ये वैसी अशिष्टता होती है। तो आपका यानी कि हाथों का बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो है आत्मविश्वास पूर्ण अभिव्यक्ति होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें आप व्यक्त कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो निगेटिव, क्या है, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ये नहीं होनी चाहिए, जो हो जाती हैं। इन्हीं पर तो कंट्रोल करना है आपको। बार बार इधर उधर देखना है, भाई सारे मेंबर बैठे हुए हैं, आप उनके पीछे देख रहे हैं, पीछे लगी घड़ी पे आपका ध्यान जा रहा है बार बार, है ना। या साइड में आप देखे जा रहे हैं, या उधर उधर देख रहे हैं, कहीं भी नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, छत पे जा रही निगाह था, अरे वाह क्या बढ़िया, है ना, झूमर लगा हुआ था, लाइट कितनी बढ़िया है, तो आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कैसे भी, है ना। और कुर्सी पर झुककर बैठ गए, पीछे से एकदम से आराम की स्थिति में था, बढ़िया रिलैक्स है था। अब वो ये कह रहे हैं साहब क्या करूं, बेड मंगा दूं तुम्हारे लिए, सोच तो यार अंदर ये रहे, अब वो कह नहीं रहे बेचारे आपसे, है ना। तो कुर्सी पर आगे या पीछे झुक करके नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना आपको। हाथ पैर हिलाना, है ना, तो ये नर्वसनेस दिखाती है कि हाथ भी हिल रहे हैं, पैर भी हिल रहे हैं, है ना, होंठ भी हिल गए अब तो सब, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई आपकी, है ना। घबराहट दिखाना, ये आपके यानी कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं सब, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है या इनको कंट्रोल करना है आपको। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है आपको, ये सारी चीज़ें दिखाना है, इनको रोकना है। ये कैसे भी नहीं होना चाहिए, और ये दिखाना होना चाहिए, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से। अब एक टीचर में क्या देखिए बिल्कुल आवश्यक गुण है जो होना ही चाहिए, है ना। तो एक तो वो आपका नॉलेज सब्जेक्ट का तो है ही, क्योंकि तभी तो आप टीचर होंगे और तभी आप वहां जा रहे हैं। अब आपकी पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो आपके अंदर क्वालिटी यानी कि पेशेंस होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि किसी विषय को आपको एक्सप्लेन करना है तो एक लंबा उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए, है ना। कोई स्टूडेंट है अक्सर यानी कि बढ़िया खुशनुमा रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन किसी दिन उदास बैठा हुआ है, तो आप यानी कि उसके एक मेंटर हैं, है ना, एक गुरु के साथ साथ एक गार्जियन भी है, तो आप उससे बात करें, बोले बेटा आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हुए, है ना, अकेले में बात करें। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होना चाहिए, क्या, रेगुलर यानी कि आपकी लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि तभी जाकर के आप अपने विषय में नई नई चीज़ें कर पाएंगे, इनोवेशंस कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आप बोल सकते हो कि तब ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जो वैसी बातें हैं तो उनमें एक तो यही कि आपका विषय की अच्छी समझ, ये तो सबसे पहले है। ये पर्सनालिटी वाली बातें मैंने बताई थी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। और टीचिंग मेथड इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव
टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये चीज़ें तो होनी चाहिए आपके अपने टीचिंग प्रोफेशन को दिखाने के लिए, बट ये एक यानी कि अच्छा यानी कि टीचर में इंसान होने की क्वालिटी यानी कि अच्छी अपने आपका यानी कि पर्सनालिटी को व्यक्त करने के लिए ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बोले सर आप बार बार बोल तो रहे कि सब सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन वो कैसे आए, कैसे आ सकता है? तो वो सबसे पहले है कि आप यानी कि समस्याओं की वजह समाधान पर ध्यान दें। सब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसी बात को आपने 2 बार बोल दिया। वजह होता है कि साहब उस पर फोकस करते हैं, भाई क्यों नहीं हो पा रही है ना? सब आज गर्मी बहुत हो रही है, सब कल भी गर्मी बहुत थी, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है साहब। इसको 5-6 बार अलग अलग तरीके से बोल दो, गर्मी कम होने वाली नहीं है। अब उसके लिए गर्मी कैसे कम हो, फिर प्लांटेशन किया जाए साहब। आप पेड़ जो काट रहे हैं उनको ना काटें, आप एसी का कम से कम यूज़ करें, हीट वेव इससे बढ़ रही है। मतलब यह है कि कहने का मतलब है कि आपका नज़रिए में ये आना चाहिए कि आप समस्या का फोकस नहीं करें, समस्या के समाधान को फोकस करें, तो आपके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है आपके अंदर। तो समस्याओं के बजाय समाधान पर आप ध्यान दें। आलोचना को सीखने का अवसर समझें, मतलब ये है कि आपकी किसी ने कमी बताई है तो अच्छी बात है, उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि आप अभी तक यानी कि अपने बारे में अनजान थे, आपको पता नहीं था ये कमी मेरे अंदर है। इसलिए कहा जाता है निंदक नियरे राखी है आंगन कोडी छवाए। मतलब ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना करते हैं या आपकी कमियां बताते हैं, वो कमियां नहीं बता रहे हैं, आपको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप इस तरह से पॉजिटिव लीजिएगा, क्या इन्होंने मेरी कमियां नहीं बताई हैं, बल्कि इन्होंने क्या है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता दिखाया है। उस चीज़ को आप पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। और असफलता से सीखें, क्योंकि जीवन में आप हर बार सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है। आप यानी कि असफल होते हैं तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। मतलब ये कि कोई आपने गलती की है, फाइनल गलती की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, यानी कि कहीं भी, जैसे मतलब आज आपका मॉक इंटरव्यू हुआ, आपने को गलत चला गया, तो आप उसको पॉजिटिव लीजिएगा कि सर यानी कि ठीक है ये मुझसे गलती हुई, अगली बार ये गलती नहीं होगी। तो आप अपने गलतियों से सीख पा रहे हैं, असफलता से सीख पा रहे हैं। अब वो बार बार आपको बताया जा रहा है, उसके बाद भी आप नहीं सीख रहे हैं, तो ये मतलब है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पा रहे, मतलब नेगेटिविटी आपके एटीट्यूड में है। हाँ, स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करें। मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा करने की कोशिश करो, अपने आप को और निखारने की कोशिश करो, है ना। तो वो यही है कि आपने जो अच्छा किया अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करें। तो खुद का खुद से कंपटीशन, मतलब आप अपने आप को और बेहतर, अपनी क्षमताओं का विकास करें। ये यानी कि पॉजिटिव आपकी एटीट्यूड इससे डेवलप होता है, इन चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि आपका सकारात्मक सोच ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका यानी कि नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे होगा आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर कैसे आएगी। तो आप यानी कि लोगों के साथ में काम करना सीखें। भाई सबसे पहले तो टीम में तो जाए ना, टीम में नहीं जाएंगे तो टीम का लीडरशिप कैसे आएगी। लोगों के बीच में रहेंगे, फिर आपको यानी कि जहाँ आपको मौका मिलेगा तो आप यानी कि अपने आप लीडर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि और लोगों के से ज़्यादा आपकी क्षमता है, उस विषय में आपका अच्छा ज्ञान है, आपका ज्ञान मतलब व्यवहारिक ज्ञान है। किसी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा, आपने तुरंत ढूंढ दिया, तो आप क्या बन गए, उन लोगों के हीरो बन गए। अरे यार ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था, वेरी गुड आपने सोचा। तो ये है कि आप टीम में कार्य करना सीखें। फिर उसके बाद जिम्मेदारियां स्वीकार करें। जिम्मेदारियों से बचेंगे तो आप कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। अरे ठीक है यार, कौन सा मुझे वो होना है यार, तुम कर लो यार, है ना, तुम कर लो, तो कभी तुम लीडर नहीं बन पाओगे, आप यानी कि फॉलोअर बने रहेंगे। आप आगे बढ़ करके जिम्मेदारी किसी चीज़ की लेते हैं तो आपको यानी कि लीडरशिप मिलती है। निर्णय लेने का अभ्यास करें, डिसीजन मेकिंग, छोटे छोटे डिसीजन लाइफ में लेते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। अरे देखो मैंने ये सोचा था और ये चीज़ हो गई,
तो ये छोटे छोटे डिसीजन बाद में बड़े बड़े डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, मतलब छोटे छोटे डिसीजन लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने में मदद करते हैं आपको। दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करें, है ना। ये आपके अंदर क्वालिटी आ गई तो आप अपने आप ही लीडर बन जाओगे, क्योंकि आपने और लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, मतलब अच्छी बात के लिए आपने उनको मोटिवेट कर दिया, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आप उन लोगों के लीडर बन जाएंगे। तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। इन सारी चीज़ों से इनका अभ्यास आप करें। टाइम मैनेजमेंट, एक सफल व्यक्ति और में यही फर्क होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो सफल व्यक्ति हो चाहे असफल व्यक्ति हो, दोनों के पास ही 24 घंटे हैं। मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं और अनिल अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। दोनों भाइयों के पास 24 घंटे, लेकिन एक शिखर पर है और एक फर्श पर है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं है आपका। 24 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है। एक देखा व्यक्ति हर समय बोले कि साहब लेटे आते हैं साहब, तो उनसे एक दिन पूछा, साहब आप ये बताओगे साहब किस समय आप सही समय पे आ जाओगे, वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो उनके एटीट्यूड में है, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो दैनिक कार्यों की प्राथमिकता तय करें कि साहब जरूरी ये भी है, ये भी जरूरी है, लेकिन इनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है उसको पहले करो, समझ रहे ना। और अध्ययन और विश्राम का संतुलन बना के रखें। स्टडी करना है बिल्कुल सही है, लेकिन रेस्ट भी करना है, क्योंकि बोले आज मैं देखता हूँ बोले पूरी रात पढ़ाई की था, फिर आप 2 दिन तक पढ़ नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि आपने फिक्स नहीं किया चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि आप पढ़ने का टाइम भी, स्टडी टाइम भी फिक्स करें, रेस्ट करने का भी टाइम फिक्स करें। तो हर चीज़ को निरंतर अभ्यास करना है, समय सीमा निर्धारित करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक है तो आप डिसाइड कर लोगे मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो इतनी चीज़ें पढ़ लूँगा, या इसको हम इतने टाइम में फिनिश करके ही बैठेंगे। तो आप इनके टाइम लिमिटेशन लगाने की कोशिश करो, हर चीज़ को विद इन टाइम सॉल्व करेंगे, विद इन टाइम। वो ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगली बार कम लगेगा क्योंकि हमने, लेकिन टाइम लिमिट होना ज़रूरी है। टाल मटोल की आदत से बचें। हाँ साहब ठीक है, कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, चलो आज नहीं भाई कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों पक्का हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप टाल मटोल कर रहे हैं काम की। आज नहीं अभी, है ना, ये होना चाहिए। तो टाल मटोल करने की आदत नहीं, कोई भी काम करना ही तो अभी करो ना उसको, ठीक है। जो अक्सर गलतियां होती हैं उन गलतियों से आपको बचना है। कई बार लोग क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वही उन्हें पता नहीं चल रहा है उनका कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। हर समय कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन आप सामने वाले जो बैठे हुए हैं वो गंवार लोग थोड़ी बैठे हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, आपसे ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने देखी है, ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान है। तो वहाँ पर आप यानी आत्मविश्वास रखें, लेकिन जहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस हुआ वो तुरंत यानी क्या हो जाएगा, आपका ईगो में बदल जाएगा, अहंकार दिखने लगेगा। तो बस वहीं जहाँ ईगो आपका दिखा तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, 2 ईगो टकरा जाएंगे ना, है ना। तो आपका ईगो थोड़ी चलेगा भाई, उनका चलेगा। आप उनके घर में आए हो, उनके हिसाब से काम करो, मतलब कहने वाला है कि बोर्ड मेंबर का ईगो हर्ट होने लगेगा। ये बड़ी कई लोगों के साथ समस्या होती है कि वो अपनी संक्षिप्त तरीके से बात कह नहीं पाते हैं। इंटरव्यू मतलब है कि संक्षिप्त सारगर्भित बात करना है, लेकिन आपकी आदत क्या है, वो कहानी किस्तों के साथ शुरू करना, लंबे लंबे आंसर लिख रहे हैं साहब। अरे ये रिटन एग्जाम थोड़ी है, ये तो आपका कैसा एग्जाम है, बिल्कुल आपका विचार जानने की, और कम शब्दों में बात करो। इतना टाइम ही नहीं है बोले साहब, आप नहीं कह रहे, रुको भी कहाँ की कहानी सुना रहे भाई, आप तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बता दो, बाद में आप कभी मिल लेना, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो कहने वाला है कि उत्तर लंबे लंबे नहीं होना चाहिए। गलत जानकारी देना ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता है कि साहब, लेकिन तो अभी क्या साहब, कोई हमें सॉरी बोलने ही नहीं, कसम खा के आए, कुछ भी हम बोलेंगे लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे साहब, गलत बोलेंगे चलेगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये इससे बड़ी कोई सजा नहीं है वहाँ पर, ईमान से चलो। एक बार आपने सॉरी बोला, 2 बार सॉरी बोला चलेगा, 3 बार सॉरी बोला चलेगा, लेकिन गलत बोला वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपने तो गलती की लाइन लगा दी था, तो बस आपका हो गया काम खत्म। तो ये आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना, गलती से बचना है, गलत जानकारी देने से बचना है। नेगेटिव लैंग्वेज, कई बार जो होती है ना अपने लोकल लैंग्वेज की, है ना, वो एक अक्सर निकलती है दोस्तों यारी वाली है, तो वहाँ दोस्ती यारी वाली थोड़ी निकलनी है आपको, वो उसको दबा के रखना है। दोस्तों को बिल्कुल नीचे तक ले जाओ, उनको दबा के रखो कि कहीं निकल के ना आ जाए दोस्तों को आपका, है ना। कहने मतलब दोस्ती वाली जो भाषा है ना, अभी क्या कर रहा है, तो बस जहाँ अभी निकल गया तभी हो जाएगा आपका तो तुरंत, है ना। दूसरों की आलोचना करना ये आपका व्यवहार में होने नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो अच्छा है, वो आप देखो ना उसमें, आप वो क्यों देख रहे हैं कि उसमें ख़राब है, कुछ अच्छी चीज़ भी तो होगी ना जो आपके अंदर नहीं है उसके अंदर है, वो ले लो ना आप उसकी। तो आपका यानी कि दूसरों की आलोचना करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आप यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। घबराहट में उत्तर बदल देना, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये अक्सर ये गलतियां होती हैं, इनसे बचना है, और इनसे बच गए तो अच्छा अपने आप ही होगा। ये नहीं करना है तो ये नहीं करोगे तो फिर वो अच्छा वाला अपने आप ही करोगे। ये ध्यान रखो कि हमें यही करना है तो ये बच जाओगे आप। तो ये अक्सर जो गलतियां होती हैं इनसे हमें बचना है, ये कहते भी नहीं हो, दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। जी हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने जो आंसर दिया था वो गलत था। जी जी, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं लगा वो गलत, मतलब गलत। मुझे लगा कि मैं सही हूँ, ठीक है, तो ठीक। सर मैं उसे हाँ, उस समय ये है कि यदि तुरंत ही आपको याद आ जाता है, तुरंत याद आ जाता है, तो आप सॉरी सर, सॉरी मैं वो गलत बोल गया, ये ऐसे है। सर मैंने आंसर दिया तो हाँ। सर मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ। अब मैं पूरी कॉन्फिडेंस में सच बोल रही हूँ, सही हाँ। है, मतलब मेरा आपके हिसाब से। और पूरे टाइम तक मुझे याद ही नहीं आया। होने के बाद फिर मैंने अरे मेरे को ये तो मैंने गलती बोल दिया। तो सर मतलब मान लो ऐसी स्थिति हो जाए फिर मतलब उस हाँ। समय पर को लग ही नहीं। देखिए, उसमें सुधारने के आपको 3 बार अवसर मिलते हैं। पहला अवसर ये है कि तुरंत ही आपको याद आ जाए कि सर मैं ये गलत बता गई, ये नहीं था, ये है। दूसरा ये है कि इसी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होता है, क्रॉस चेक करने के लिए भी कई बार होता है ना कि चलो आप एक बार झूठ बोल गए तो दूसरी बार इनके आपको सुधारने का मौका मिलता है। सॉरी सर, मैं वहाँ पर ये गलत बोल गई थी, वो ये था और ये ऐसा है। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ रहा है तो वहाँ पर भी अपने आप को आप करेक्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि बड़ा ब्लंडर हो गया, उसी समय इंटरव्यू के दौरान याद आ जाता है, तो आप इनकी लास्ट में अपने आप को सुधार कर सकते हैं। सॉरी सर, मैं वहाँ ये फैक्ट आपको गलत बता गई थी, मुझे गलत याद आ गया था, सर ये सही है। तो ये आप यानी कि ईमानदारी से इस चीज़ को सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि सर ये मैं उस समय गलत बोल गई, मुझे याद नहीं रहा, ये सर इनके था। तो लास्ट में जा कर के अपने आप को करेक्ट करते हुए भी आप जा सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि जितनी जल्दी गलती सुधार लो, उसी समय आपको याद आ जाए तो सबसे अच्छा है। कई रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसी से मिलता है तो वहाँ पर भी आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल भी याद ही नहीं आया। हाँ। मतलब मैं आदिकाल का, मैं रीतिकाल का पूछा, दूसरा नाम रीतिकाल का श्रृंगार काल और अलंकार, लेकिन मैं वो वीरगाथाकार को वो आदिकाल का, हाँ। और सर पूरे टाइम तक मुझे याद ही नहीं आया। बाद में जब मैं देख रही थी क्या क्या पूछा तब मुझे आया, मैंने ये क्या बोला, प्रसाद की, मतलब प्रसाद जी के बारे में उन्होंने कुछ बता ही नहीं पाई कि क्या उनकी। अब ये है कि आपने अच्छी बात है ना कि सीख लिया, अब अगली बार गलती ऐसी नहीं होगी। तो यही तो है, गलतियों से हमें सीखना भी है। उस समय गलती हुई लेकिन अब आगे से वो गलती नहीं होगी, है ना। तो यही चीज़ है कि आपके गलतियों का अभ्यास करते करते गलतियाँ कम से कम होती चली जाती हैं। सर, एक केस कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा और हमें 2-4-5 मिनट बाद याद आया। तो अब ये नहीं कि साहब वो वहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ करके वहाँ बोलने लगो, नहीं सर वो मैं पहले उसको सुधार दूँ फिर यहाँ शुरू करूँगा, वो नहीं। आप यानी कि मैंने कहा ना कि बाद में याद आता है तो वो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई मिलता है तो आप अपने को सुधार करें, या फिर लास्ट में जा करके कि सॉरी सर वो उस क्वेश्चन का मैं बिल्कुल गलत आंसर दे गया था, क्षमा चाहो। नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं,
फिर तो उसमें फिर कोई गलत नहीं है ना, सही है, फिर बताने की कोशिश मत करो, फिर वो ओवर स्मार्टनेस दिख जाती है। सबको दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, ये बॉर्डर है, हाँ ये बढ़िया, बिल्कुल चले सिंपल है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अगर कलर आप कहें तो चेंज करें, यदि चेंज हो जाए तो अच्छी बात मतलब है। इसमें थोड़ा आप- डार्क ही दिख रहा है, हाँ। वैसे लाइट और ही लाइट है, हाँ फोटो में थोड़ा सा डार्क ज्यादा है। हाँ, ऑफ वाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ और white- मतलब चेंज हो सकता है तो चेंज कर लो, ठीक। ऑफ वाइट ले लो, है ना। व्हाइट मतलब हल्का सा मतलब सर जैसे एक ऑफ वाइट भी दिखाई थी, हाँ। वो साउथ इंडियन उसमें, अगर उसमें गोल्डन पट्टी चलेगी यहाँ हाँ पे तो चलेगी चलेगी, चलेगी। तो फिर मैं आपको ले लूँ ना, गोल्डन थी उसमें। कांजीवरम टाइप से। हाँ और भाई मतलब क्रीम कलर, हाँ क्रीम कलर था।